अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये नेशनलिज्म इससे पहले आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वहां से आपको इतना पता होगा कि ये नेशनलिज्म क्या है। ये नेशनलिज्म वो चीज़ है जब एक नेशन के लोग ये समझे कि कोई एक्सटर्नल पावर हमारे राइट्स को वायलेट कर रही है, हमारे जो हुकूक है उनको ख़त्म कर रही है, तो उनके अगेंस्ट उनमें एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है कि हमारा नेशन फ्री होना चाहिए, सोरियन होना चाहिए। तो वो जो फीलिंग है अपने नेशन के लिए कुछ करने की, उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है नेशनलिज्म फ्रॉम 1920s। मूवमेंट जो हुई नेशनलिज्म के लिए कहां से? 1920 से। 1920 से क्यों पढ़ना है? क्योंकि इससे पहले प्रीवियस ईयर में आपने 1920 तक पढ़ा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है वो होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। अब आपके दिल में, आपके जहन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें 1920 से स्टार्ट करना है, तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात क्यों करें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट्स है इस नेशनलिज्म पे, असर है इस नेशनलिज्म पे। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो 1914 से लेके 1918 तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस दौरान तो जाहिर सी बात है इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो इस दौरान वॉर को चलाने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, एक है मैन पावर और दूसरा है पैसा। तो ये दो चीजें इनको कहां से हड़प करनी थी? अपनी कॉलोनी से हड़प करनी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया यहाँ पे? इन्होंने यहाँ के जो लोगल्स है, यहाँ के जो यहाँ के कॉमन मासेस है, उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया अपने फोर्सेस में। तो दूसरी बात जो इन्होंने यहाँ किया, जो यहाँ पे टैक्सेस लेते थे। आपको पता है कंट्री जो रन करती है वो टैक्सेस पे ही रन करती है। तो इन्होंने क्या किया, ये वार के जो प्रोडक्ट्स, वार के जो इक्विपमेंट्स चलाने के लिए, हासिल करने के लिए इनको पैसा चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने यहाँ पे जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिए। ड्यूरिंग 1913 टू 1918 इन्होंने टैक्सेस को डबल किया। टैक्सेस वायर डबलड। क्यों डबल किए? टू मीट द नीड्स ऑफ वॉर, क्योंकि उनको जो जंग की जरूरत थी वो हासिल करनी थी। आपको पता है इंडियन जो इकोनॉमी है, आज भी हम जो बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। क्यों? ये यूजुअली डिपेंड करती है किस पे? एग्रीकल्चर पे। तो ये जो बर्डन ऑफ टैक्सेस जो है ये किन के ऊपर पड़ा? फार्मर्स के ऊपर पड़ा। क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं हुई? क्या ये कॉमन मासेस के साथ ज्यादती नहीं हुई कि उनको फोर्सफुली कहां पे रिक्रूट किया जाता था? जंग मतलब फोर्सेस में उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था, उनकी विल के अगेंस्ट उनको रिक्रूट किया जाता है। दूसरी जो हम स्टोरीज ऑफ वॉर पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है जो कॉलोनियल फोर्सेस थे, यानी कि वो फोर्सेस जो ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनी से लेके जाते थे, उनको ये वॉर में फ्रंट लाइन्स पे भेजते थे। उनकी फूड एकोमोडेशन जो थी वो अलग थी, और ब्रिटिशर्स की जो अपनी कंपनीज थी उनकी फूड एकोमोडेशन अलग थी। तो वॉर जब ये फोर्सेस जो है, जब ये लोग जंग से वापस आए, जब उन्होंने वो मिजरेबल लाइफ बताई अपनी जो उनके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई, तो दैट क्रिएट्स हेट्रेड। उसने क्या की? नफरत खड़ा की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। दूसरा ये जो टैक्सेस का मामला था, टैक्सेस जो डबल होने लगे, जो टैक्सेस डबल किए गए लोगों के ऊपर, इसने भी क्या किया? इसने भी लोगों के दिलो दिमाग में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हेट्रेड पैदा की। अब जब टैक्सेस डबल किए गए तो यहाँ के जो फार्मर्स है वो तो यूजुअली पुअर थे, तो वो टैक्सेस, बर्डन ऑफ टैक्सेस सह नहीं पाए, वो टैक्सेस भर नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस ही छोड़ दी। जो फील्ड्स है वो यहाँ पे अबेंडोन हो गए, यानी कि कोई अब फार्मिंग करने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो जो बर्डन ऑफ टैक्सेस था वो भर नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने फार्मिंग ही छोड़ दी। तो आपको पता होगा 1918 और 1919 में, उसके साथ ही 1920 और 1921 में फेमाइन ने इंडिया को स्टक किया। एक कहत साली आई जिसने इंडिया को स्टक किया। तो यहाँ पे तकरीबन उस टाइम पे 13 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन जो पेरिश हो गई, खत्म हो गई, पेरिश हो गई। तो इसके बाद क्या होता है? 1920 में जो फेमाइन यहाँ पे स्टक करती है, तो जिसमें से 13 मिलियन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे क्या? पेरिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। भूखमरी की वजह से वो खत्म हो जाती है। वजह क्या है उस भूखमरी की?
वजह ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो फार्मर्स थे, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टैक्सेस के बोझ की वजह से उन्होंने फार्मिंग करना छोड़ दिया था। जब कोई फार्मिंग नहीं करेगा तो उगेगा क्या, जब कुछ उगेगा नहीं तो कोई खाएगा क्या, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आई, फेमाइन आ गई और उसके वो जो आपको पता है कि 13 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे पेरिश हो गई। इसके बाद क्या होता है, लोगों के दिमाग में, लोगों के जहनों में ये बात आती है, चलो अभी जंग चल रही है, ब्रिटिशर्स को पैसे की जरूरत है, ब्रिटिशर्स को बाकी सब चीजों की जरूरत है। हाँ, वार के बाद तो ये मसले खत्म हो जाएगी, वार के बाद तो हमारी जो जिंदगी है वो आसान हो जाएगी। लेकिन जब वार खत्म हो जाती है 1918 में, तो 1919 में लोगों को एक अच्छी होप होती है कि अब हमारे साथ अच्छा होने वाला है। लेकिन वहां से वापस आने के बाद इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये भी एक वजह थी लोगों के दिलो दिमाग में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या, हेट्रेड पैदा होने की। उसके बाद जो यहाँ पे होता है, इस दौरान आपको ये भी याद रखना होगा, खाली ये सारी वजह नहीं थी, जो यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम के 1914 1918 एरा में, 1913 में, या इससे पहले के जो बहुत सारे लीडर्स थे यहाँ पे, उनके साथ ब्रिटिशर्स ने महादा किया था। उनके साथ ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हाँ, अगर आप हमें इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आप हमें हेल्प प्रोवाइड करोगे, आप हमें मदद करोगे, तो वार के बाद हम आपको कुछ स्पेशल स्टेटस देंगे, आपको सेल्फ गवर्नेंस देंगे। लेकिन जब वो वार के बाद वापस आ जाते हैं तो वो ये सब ठुकरा देते हैं, अपने वादे जो उन्होंने किए होते हैं उनको बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, बोलते हैं कि हम ये सब करने वाले नहीं है। तो इसके बाद एक नया लीडर, एक नया फेस यहाँ पे वजूद में आता है, वो यहाँ की स्ट्रगल्स को एक नया रुख देता है। इस नए फेस का नाम है महात्मा गांधी। तो अब हमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइज ऑफ इमरजेंस ऑफ गांधी। इसके बाद इमरजेंस ऑफ गांधी, एक नया फेस, एक नया पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे इमर्ज होता है जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, या जिसको हम सिंपली बोलते हैं गांधी जी। तो इसके बाद आपको पता है जो गांधी जी है वो इससे पहले अपनी लॉ प्रैक्टिस करता था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में पता है आपको वहां पे कौन सा मसला था, वहां पे मसला था अपार्थाइड का, यानी कि एक कास्ट दूसरे कास्ट को दबा के रखती थी, जो वहाँ के व्हाइट्स और ब्लैक्स के दरमियान थी। तो गांधी जी वहाँ के वो ब्लैक्स की मूवमेंट्स में शरीक होते थे, तो बहुत सारी एक्सपीरियंस उसको वहाँ पे भी हासिल हो चुकी थी। अब 1915 में गांधी जी आते हैं, कहाँ पे, इंडिया आते हैं। 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। लेकिन गांधी जी एक नया, आपको पता है आजकल जो हम सुन रहे हैं नोवल कोरोना वायरस, ये नोवल वर्ड यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसने यहाँ पे एक नोवल मेथड लाया, नोवल जो हम इस वर्ड से फेमिलियर है, तो इसने यहाँ पे एक नोवल मेथड लाया। नोवल का मतलब होता है न्यू, जो अब तक किसी ने इजाद नहीं किया होता है। उस नोवल मेथड का नाम है सत्याग्रह। जैसे आपको पता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये सत्याग्रह क्या चीज होती है, सत्या हम बोलते हैं सच को, किसको बोलते हैं, सच को। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह का ये मतलब होता है कि अगर आपका जो कॉज है वो ट्रुथ है, आप सच पे हो, या आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, तब जाके आपको वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉन वायलेंस से ही अपना जो जंग है वो जीत सकते हो। ये है सत्याग्रह। और दूसरी बात, जो हमारा ओप्रेसर होगा उसको हमें सच्चाई की दावत देनी है, उसको हमें सच बताना है। तो हमेशा क्या होती है, सच्चाई की जीत होती है। तो अगर आपका कॉज ट्रू है तो आपको वहां पे वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। तो हमें क्या करना है, जो हमारा राइवल है, जो हमारा ओप्रेसर है, हमें उसको सच बताना है, उसको सच एक्सेप्ट करवाना है, लेकिन नॉन वायलेंस से। वायलेंस की जो गांधी जी ने बिल्कुल भी दावत नहीं दी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग मतलब जो हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी उसके दौरान गांधी जी ने बताया था डू और डाई। ये इसके आप समझो कि इसके खिलाफ जाता है, यहाँ पे वर्ड नहीं, खिलाफ नहीं जाता है इसके वर्ड, लेकिन इसने बताया था करो या मरो, लेकिन साथ में था नॉन वायलेंस। गांधी जी ने कभी वायलेंस को साथ
नहीं दिया था। तो आते आते ही गांधी जी ने यहाँ पे 3 मूवमेंट स्टार्ट की। ये जो बंदा जो फेमस होता है ना, कई तरीकों से फेमस होता है, तो इसके फेमस होने की वजह यहाँ की पहले 3 मूवमेंट्स है। जो फर्स्ट मूवमेंट हम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह। यह चंपारण सत्याग्रह का दूसरा नाम जो हम बोलते हैं ये जो चंपारण सत्याग्रह है, ये 1917 में गांधी जी स्टार्ट करता है। किस एक बंदे के कहने पे, जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी चला जाता है चंपारण। चंपारण बिहार में एक जगह है। वहां पे क्या है, वहां पे जो लोग थे उनको फोर्सफुली क्या कल्टीवेशन करवाई जाती थी? इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन 3/20 ऑफ लैंड, 3/20 ऑफ लैंड, जिसको हम बोलते हैं 3 कथा सिस्टम। उसको बोलते हैं 3 कथा सिस्टम। 3 कथा सिस्टम यानी कि आपको 20 में से 3 हिस्से पे जरूरी क्या बनाना है? इंडिगो बनाना है। और इतनी ही प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। इंडिगो आपको पता है ना, इंडिगो एक किस्म का प्लांट है जिससे हम एक टाइप की डाई हासिल करते हैं, ब्लू कलर डाई हम इससे हासिल करते हैं, जिसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में। दैट्स व्हाई ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये यहाँ पे इनको फोर्सफुली क्या करवाते थे? इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे 3 कथा सिस्टम में। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इनको क्या होता है? फोर्सफुली ये जो है ना, इनको ये फिक्स्ड प्राइसेस किए थे इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने फिक्स्ड प्राइसेस रखे थे इंडिगो के। और इनको, इनके पास जो यहाँ के फार्मर्स है, इनके पास कोई दूसरा चांस ही नहीं होता था कि हम किसी दूसरे को ये बेच सके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये जो पहले फिक्स किए हुए थे प्राइसेस, तो इनको बहुत कम प्राइसेस में अपना ये इंडिगो जो है सेल करना पड़ता था। किनको? ब्रिटिशर्स को। लेकिन इसके साथ में ये प्रॉब्लम थी, जिसकी ये जो प्रॉब्लम थी इसमें, एक तो आपको 20 में से 3 हिस्से पे जरूरी बनाना है, दूसरा आपको ये फोर्सफुली ब्रिटिशर्स को ही देना है, आप किसी दूसरी कंपनी को नहीं दे सकते। और ये जो ब्रिटिशर्स है, ये उनको बहुत कम पैसे दिया करते थे, जिससे फार्मर्स की जो नीड्स थी वो फुलफिल नहीं होती थी। तो दैट्स वाई जो फार्मर्स थे उन्होंने रजिस्टर किया, उन्होंने इंडिगो की कल्टीवेशन, उन्होंने अपने लैंड्स को ही छोड़ दिया। तो ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर रिटाइलेट किया, उनको डराया, धमकाया, मारा पीटा। तो इसके बाद ये राजकुमार शुक्ला चला जाता है गांधी जी के पास मदद लेने के लिए। गांधी जी पहुंच जाता है चंपारण पे। चंपारण पे वो एक लैंड पे बैठ जाता है, बिल्कुल वहां पे धरना देता है। तो ब्रिटिशर्स अपने ऑफिसर्स को वहां पे भेजते हैं, ब्रिटिशर्स अपने अफसर्स को वहां पे भेजते हैं, और गांधी जी से कहा जाता है कि आप बहुत जल्द यहाँ पे जो बैठे हुए हो इसको वैकेट करो, और गांधी जी रिफ्यूज करता है। दैट इज वाई हम चंपारण को बोलते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को हम बोलते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि ये पहली दफा क्या होता है, एक सिविल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डिने करता है, मानता ही नहीं है। तो इसलिए हम चंपारण सत्याग्रह को बोलते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसके बाद क्या होता है, जब गांधी जी वहां से हटने के लिए नहीं मानता है, एक कम्युनिटी बिठाई जाती है इस मसले पे। गांधी जी को उस कम्युनिटी का मेंबर बनाया जाता है। ये जो 3 कथा सिस्टम है इसको एबॉलिश किया जाता है, और एट द एंड गांधी जी की विक्ट्री होती है।